प्रोटीन पाउडर के पकौड़े वाला। किशन हरदासपुर में पकौड़े का ठेला लगाया करता था और उसके पकौड़े खाने के लिए दूर दूर से लोग आया करते। ऐसे ही एक दिन किशन अपने ठेले पर खड़े होकर पकौड़े बेच रहा था। तभी उसके पास एक महिला ने आकर कहा, भाई जरा मेरे लिए एक पाव पकौड़े पैक कर दो। मेरे घर में मेरी ननद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ बस आपके हाथों के पकौड़े खाकर ये रिश्ता पक्का हो जाए। तो बहन जी, आप सब लोगों से ये बोलेंगे कि आपकी ननद ने ये पकौड़े बनाए हैं, लेकिन आप भूल गई कि मेरे हाथों का स्वाद तो सबको पता है, कोई भी पहचान जाएगा। और वैसे भी झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। औरतों के अंदर तो पहले से खूबी होती है कि थोड़ा इतरा कर झूठ बोले तो हर कोई सच मान लेता है। वैसे भी ननद को देखने लड़के वाले दूसरे गांव से आ रहे, उन्हें क्या ही पता चलने वाला है। किशन भी अब उस महिला से ज्यादा बहस नहीं करता और उसे पकौड़े पैक करके दे देता है। इसी तरह किशन सुबह से शाम तक पकौड़े बेचता है। शाम को जब वो घर जाता है तो उसकी माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, आज तो बहुत चिंतित नजर आ रहा है, कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ, बस यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि अभी तो हमारा काम पकौड़े बेचकर चल जाता है, लेकिन आगे क्या होगा? धीरे धीरे पकौड़े बिकने कम होने लगे। पहले जहाँ 1000 रुपए की कमाई होती थी, वहीं अब 700 की कमाई होती है। अगर धीरे धीरे ये 500 पर आ गई तो सामान कहाँ से खरीदेंगे और पकौड़े बेचूंगा कैसे? तुझे इतनी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो ठीक ठाक कमाई हो रही है ना। उमा ने ऐसे बोल तो दिया था, लेकिन किशन इस बात से राजी नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अभी से भविष्य के लिए कोई इंतजाम कर ले ताकि उसके पकौड़े यूं ही बिकते रहे। एक सुबह जब वो ठेला लेकर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मोहन मिलता है। कहीं जा रहा था। क्या बात है मोहन, तू तो बेरोजगार है और कोई काम भी नहीं करता, फिर तू सुबह सुबह कहाँ चल दिया और इतना तैयार होकर? अरे भाई, अब तुमसे क्या ही छुपाना, दरअसल कुछ ही महीने में मेरी शादी होने वाली है, तो मैंने सोचा जिम कर ली जाए। गांव के अंदर एक जिम खुली है, 500 रुपए में महीने की जिम करवा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तू भी चल, आज नहीं तो कल तुझे भी तो घर बसाना है। मैं जिम जाकर क्या करूंगा भाई, सारा दिन ठेले पर खड़े खड़े ग्राहकों को संभालते हुए कसरत हो जाती है, और जिम में जाकर पसीना बहाने से अच्छा है कि अपने ठेले पर रहकर मेहनत करूं। अरे दोनों में बहुत फर्क होता है किशन। खैर कोई बात नहीं, मेरे कहने से कल एक दिन तू भी मेरे साथ चल, अगर तुझे अच्छा लगेगा तो तू मेरे साथ ही चल लिया करना। मोहन ये बोलकर जिम के लिए निकल जाता है और किशन अपना ठेला लगाने के लिए गांव में निकल जाता है। लेकिन किशन के मन में भी अब जिम जाने की बात आ गई थी। अब किशन अगले दिन नया पजामा टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाता है और जिम जाता है। सच में मजा आ रहा है कसरत करने में, तो ऐसा लग रहा है कि शरीर मजबूत हो रहा है एक ही बार में। वही तो मैंने तुझे कहा था। वैसे ट्रेनर बोल रहा था कि हमें प्रोटीन भी लेना चाहिए। अब तू तो शाकाहारी है, तो तेरे लिए तो प्रोटीन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तू मांस नहीं खाता। प्रोटीन खाने से शरीर बनता है, और आजकल के लोग तो प्रोटीन के लिए पागल होते हैं। मोहन किशन को प्रोटीन के बारे में सब कुछ बता देता है। किशन के पास पैसे थे और किशन ने प्रोटीन खरीद लिया और घर आकर अपनी माँ को वो प्रोटीन देते हुए कहा, माँ ये प्रोटीन है, इसको संभाल कर रख लो और अब से मुझे रोज ये देना। पर ये खाना कैसे? ये तो मैं पूछना ही भूल गया। तेरी माँ इतनी भी गवार नहीं है, मैं सब जानती हूँ। मैं अपने आप तुझे प्रोटीन दे दूंगी, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। अब किशन जहाँ ठेला लगाने जाने के लिए नहाने चला जाता है, तो वहीं उमा ने प्रोटीन डालकर चाय बना दी और पराठे में भी प्रोटीन डालकर मोहन के आगे परोस दिए। माँ ये चाय थोड़ी अलग क्यों लग रही है? कुछ अलग मिला है क्या इसमें? हाँ बेटा, मैंने इसमें तेरा प्रोटीन मिलाया है। शरीर में प्रोटीन जाना चाहिए, चाहे जिस भी तरह से जाए, इसीलिए मैंने चाय और पराठे दोनों में प्रोटीन मिला दिया। अरे माँ, मैंने नहाने के बाद कॉल करके मोहन से पूछा था इसे पानी या दूध में मिलाकर लेते हैं। कल को तो अगर आप पकौड़े का ठेला लगाती तो आप तो प्रोटीन के पकौड़े भी बना देती। किशन ये बोलकर हंसता है और तभी उसे ये तरकीब सूझती है और वो अपनी माँ से कहता है, अगर मैं सच में प्रोटीन के पकौड़े बेचने लग जाऊं तो कितने अच्छे बिकेंगे। अब किशन ने ऐसा ही किया। वो प्रोटीन का डिब्बा लेकर ठेले पर चला गया और उसने प्रोटीन के पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। आओ आओ पकौड़े ले लो, प्रोटीन के पकौड़े, आओ आओ सेहत बनाओ, पकौड़े खाओ। किशन ने आधा दिन वहीं पर बिताया, लेकिन कोई भी उसके पकौड़े खाने के लिए नहीं आ रहा था। ये देखकर वो परेशान हो गया। तभी मोहन वहां से गुजरा और उसने कहा, अरे कृष्ण भाई, अगर तुम्हें प्रोटीन के पकौड़े बेचने तो वहां बेचो ना जहां पर उसकी कद्र हो। अगर तुम्हें प्रोटीन के पकौड़े बेचने तो जिम के बाहर बेचने चाहिए ना, कि यहाँ पर। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये गांव के बाजार में तो लोग चटपटा खाने के लिए आते हैं, फिर लोग मेरे प्रोटीन के पकौड़े क्यों खाएंगे भला?
अब किशन ने अपना ठेला ले जाकर जिम के बाहर खड़ा कर दिया और प्रोटीन के पकौड़े बेचने लगा। एक दो लोग पकौड़े खाने के लिए आए और खाकर कहने लगे, अरे ये क्या बेच रहे हो पकौड़े? पकौड़े भी मीठे होते हैं क्या? और प्रोटीन में तो हल्की मिठास होती है। ये बहुत बकवास है। दोबारा यहाँ कभी ठेला लगाने के बारे में सोचना भी मत। बहुत घटिया पकौड़े बेच रहे हो तुम। अब किशन ये बात सुनकर उदास हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो जैसे ही घर आता है तभी उसकी माँ उसे कहती है, क्या हुआ किशन बेटा, तेरे पकौड़े अच्छे तो बिक रहे हैं ना? तू बहुत उदास नजर आ रहा है। माँ, मेरी तरकीब नाकामयाब हो गई। प्रोटीन के पकौड़े किसी को भी पसंद नहीं आ रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तभी उमा रसोई में जाती है और एक थैला निकाल कर लाती है जिसके अंदर एक आटा था। उस आटे को देखकर किशन कहता है, माँ, ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मैं अपनी पड़ोसन शांति के घर गई थी और उसका बेटा फोन चला रहा था और मैंने उसके फोन में देखा कि प्रोटीन तो घर पर भी बना सकते हैं, जिसमें चना और कई तरह के अनाज को मिलाते हैं और उसे पीस लेते हैं और उसको पीने से शरीर बनता है और उसे देसी प्रोटीन कहते हैं। अगर तू उसके पकौड़े बनाएगा तो वो मीठे भी नहीं होंगे और स्वाद लगेंगे। माँ, ये तरकीब तो बहुत अच्छी है। वैसे भी बेसन के पकौड़े पेट में गड़बड़ कर देते हैं और वो तो हर जगह मिलते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को खिलाने से पहले हम पहले पकौड़ों को घर में बनाकर देखते हैं। अब किशन और उमा दोनों मिलकर पकौड़े बनाते हैं और उसमें कई तरह के मसाले डालते हैं और वो पकौड़े सच में बहुत स्वादिष्ट बने थे। जिसके बाद अगले दिन हिम्मत करके फिर से जिम के बाहर किशन अपना ठेला लगाता है और वही दो आदमी फिर से उसके पास आते हैं। कल तुझे मना किया था ना प्रोटीन के पकौड़े यहाँ मत बेचना, बहुत बेकार है, फिर भी तू यहाँ पर आ गया। भाई साहब, कल थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब ये वाले प्रोटीन के पकौड़े खाकर देखिए, ये बिल्कुल देसी हैं और बहुत लाजवाब भी हैं। चल, अब तू इतना कह रहा है तो लगा दे हमारे लिए प्रोटीन के पकौड़े, पर अगर अच्छे नहीं हुए तो पूरे गांव में तुझे कहीं ठेला नहीं लगाने देंगे। इसके बाद किशन बहुत ही मन और प्यार से घरेलू प्रोटीन के पकौड़े बनाकर उन लोगों को खिलाता है और उन्हें वो बहुत पसंद आते हैं। अब वो लोग भी जिम के बाहर उसे पकौड़े बेचने की इजाजत दे देते हैं और किशन इस तरह प्रोटीन के पकौड़े बेचकर अपने पूरे गांव में छा जाता है। क्या हुआ राकेश, तू किस सोच में डूबा है? नहीं तो नहीं, कोई बात तो है। बता ना, तेरी शक्ल से लग रहा है कि तू कुछ परेशान है। अब क्या बताऊं माँ, जिस बिल्डिंग में हम लोग मजदूरी कर रहे थे ना, वो अगले 10-12 दिन में बनकर पूरी हो जाएगी। फिर ठेकेदार हम सबकी छुट्टी कर देगा। फिर यही तो सवाल है बापू। काम बढ़िया था, पूरा 1 साल काम मिल गया था। अब फिर नया काम ढूंढो। ठेकेदार को कहीं ठेका मिलेगा तो हमें भी काम मिलेगा और तब तक खाली बैठना पड़ेगा। ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी। कोई दिक्कत नहीं होगी, वो है ना ऊपर वाला, वो जरूर कुछ न कुछ करेगा, तू चिंता मत कर बेटा। हाँ माँ, अब तो उसका ही सहारा है। राकेश ने लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा। राकेश शहर के कोने में एक झोपड़ी में अपने पिता हरिया, माँ सुनीता और पत्नी अंबा के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था और दिक्कत ये थी कि कमाने वाला एक था और खाने वाले 4। अब 4-4 लोगों का पेट कैसे भरोगे? इसीलिए कहती हूँ मुझे भी कुछ काम करने दो ना। धीरे बोलो अम्बा, माँ बापू उठ जाएंगे। वो तो ठीक है, पर मुझे भी अपना हाथ बटाने दो ना। अच्छा बाबा ठीक है, पर तू ये बता कि करेगी क्या? कुछ भी, कहीं झाड़ू पोछा बर्तन धोना, कहीं भी कुछ भी काम मिल जाए। पर मेरे होते हुए तू क्यों पसीना बहाना चाहती है? घर में तुझे कम काम होते हैं क्या जो अब बाहर भी करेगी? क्यों, आप सारा दिन खून पसीना एक नहीं करते हो क्या? तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अच्छा बाबा ठीक है, देखता हूँ। अब खुश? हाँ बहुत खुश, और इसी खुशी में कल नाश्ते में मैं आपको पकौड़े खिलाऊंगी। पगली है तू पूरी। अगली सुबह अम्बा ने प्याज और आलू के पकौड़े बनाए और फिर। वाह अम्बा बेटिया, पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ सच में, कसम से मजा ही आ गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने अच्छे पकौड़े बनाती हो? इसमें अच्छा क्या है, बस थोड़ी मसालों की समझ होनी चाहिए और थोड़ा तेल का अंदाजा। पकौड़े न कच्चे रहे और न जले, बस और क्या। अरे तो पहले क्यों नहीं बनाए कभी? तेल पता है कितना लगता है पकौड़ों में? कह तो ऐसे रहे हैं जैसे जहाँ पनाए कहीं के। फिर कुछ दिन बाद, सुनिए ना, वो काम की बात की क्या मेरे लिए? हाँ की थी। मैं जिस बिल्डिंग में काम करता था वो अब एक बढ़िया होटल बन गया है। वहाँ सफाई के लिए कुछ औरतों की आवश्यकता है। ज्यादा काम भी नहीं है, पूरे होटल की सफाई करनी है, जिसके लिए 5-6 औरतें चाहिए उनको। कह रहे थे कि पगार भी ठीक दे देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या बढ़िया है इसमें भला? अरे न घर घर जाने की किटकिट और न पैसों की झंझट। एक ही जगह दिल लगाकर काम करो और पैसे कमाओ।
अब ये मत कह देना कि एसी में पोछा लगाने में बहुत मजा आएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सच में बहुत मजा आएगा। तू पगली है पूरी, लेकिन मैं तेरे लिए खुश हूँ। कम से कम तुझे मेरी तरह धूल मिट्टी में और धूप में ईंटें तो नहीं ढोनी पड़ेंगी। तो इसीलिए तो हाथ बटाना चाहती हूँ आपका। वैसे जाना कब है? कल सुबह चलेंगे, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अम्बा बहुत खुश थी। उसे होटल में काम करने का मौका जो मिल रहा था। अगली सुबह राकेश अम्बा को लेकर होटल चला गया। फिर उसी शाम। कैसा रहा पहला दिन? बहुत बढ़िया। कितना बड़ा होटल है वो, बाप रे। तो पूरे 1 साल काम चला है उसका। और पता है, उन्होंने हमें एक ड्रेस भी दी है और कहा है कि रोज इसी ड्रेस को पहन कर आना है। हाँ, मैं तो ये सोच रही थी कि रोज रोज मैं क्या पहन कर जाऊंगी, लेकिन ये झंझट भी खत्म। अच्छा सुनो, मैं बताऊं आज क्या हुआ? हाँ बताना, क्या हुआ? अम्मा बाबूजी को भी बुला लो, फिर बताती हूँ। कुल मिलाकर हम 6 औरतें हैं। सबको अलग अलग जगह की सफाई की ड्यूटी मिली है। ड्यूटी मतलब? अरे अम्मा, ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी। जैसे एक को लॉबी की जिम्मेदारी दी है, एक को सारी लिफ्ट देखनी है वो जो ऊपर नीचे जाती है, और मुझे मिली है रसोई की सफाई। बस ये बढ़िया है। रसोई तो वैसे भी छोटी ही होती होगी ना। ना बाबूजी, ये बड़ी सी रसोई है। अरे 7-8 तो रसोई है। सब एक से बढ़कर एक खाना बना रहे थे। जब वो खाना बना लेते हैं तो मुझे उनके चूल्हे, उनकी मेज और फर्श को साफ करना होता है। और बर्तन कौन धोएगा? उसके लिए तो बड़ी सी मशीन लगी है। वो अपने आप बर्तन धो के, मांज के और साफ करके दे देती है सारी प्लेटें। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बढ़िया है। राकेश, हरि और सुनीता अम्बा के लिए बहुत खुश थे। फिर अगले दिन, अरे वो छोड़ो, एक बात बताओ, हैरान रह जाओगे आप लोग। हाँ बताना। अब पहले ये बताओ, हमारे होटल में 1 प्लेट पनीर पकौड़े कितने में मिलते होंगे? जरा अंदाजा लगाकर बताओ। हमें क्या पता, हमने थोड़े ही कभी खाए हैं पनीर पकौड़े। पनीर होगा करीब 200-250 रुपए किलो। थोड़ा बेसन, मसाले वसाले 1 प्लेट में आते होंगे 6 से 7 पकौड़े। तो हद से हद 60-70 रुपए के होंगे, और क्या। बाबूजी, पूरे 400 रुपए की 1 प्लेट मिलती है पनीर पकौड़े की वहाँ पर। हाय दैया, और लोग खाते भी हैं इतने महंगे पकौड़े। हाँ बिल्कुल खाते हैं। और पता है, वो तो वेटर लोगों को 50 से 100 रुपए अलग से दे जाते हैं ऐसे इनाम में। अच्छा, तो क्या वेटर बनाते हैं वो पनीर पकौड़े? नहीं जी, बनाते तो कुक है, पर टिप वेटर लेकर जाते हैं। ये सही है, मेहनत किसी की और इनाम किसी को है। नहीं बाबूजी, कुक लोगों को इनाम की जरूरत नहीं। उनकी तो तनख्वाह होती है कम से कम 30 से 40 हजार रुपए महीना। हाँ, और नहीं तो क्या। अम्बा के ससुराल वाले बहुत चाव से उसकी बातें सुनते रहे और अम्बा भी उतने चाव से होटल की बातें उन्हें बताती रही। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और फिर एक शाम, अम्मा, बाबूजी। क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। अम्मा जल्दी इधर आओ। ऐसी बात बताऊंगी कि आप सब हैरान रह जाएंगे। अरे पर हुआ क्या है बिटिया? बाबूजी, पता है, आज जब मैं रसोई में सफाई कर रही थी ना, तब बाकी रसोइये कहीं गए हुए थे, शायद कपड़े वपड़े बदलने। तभी वहाँ हमारे होटल के मैनेजर साहब आए। मैं उनको जानती हूँ पर वो मुझे नहीं जानते। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उन्हें लगा कि मैं भी कुक हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बढ़िया से पनीर पकौड़े बनाकर लाओ जल्दी। है, पर तू तो सफाई वाली की ड्रेस में होगी ना? नहीं बाबूजी, वो काम करते हुए मेरी कुर्ती पर चटनी गिर गई थी, तो मैंने अपने घर के कपड़े ही पहन लिए, इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए। अरे फिर क्या हुआ? फिर मैं रसोइयों का इंतजार करने लगी कि वो आए और मैं उन्हें बताऊं कि मैनेजर साहब ने बढ़िया से पनीर पकौड़े मंगाए हैं। फिर क्या हुआ? मैंने बहुत देर इंतजार किया पर कोई आया ही नहीं। फिर मैंने उठाया बेसन और फिर लिया पनीर और लगी पकौड़े बनाने। है, सच में? फिर जब तक रसोइये आते तब तक तो मेरे पकौड़े बनकर तैयार थे। मैं प्लेट में बढ़िया से पकौड़ों को सजाकर मैनेजर साहब के ऑफिस में लेकर गई। अम्बा बिना सांस लिए पूरी कहानी बताती जा रही थी और उसके ससुराल वाले एकटक उसे सुने जा रहे थे। तब पता चला कि मैनेजर साहब के दफ्तर में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा था। उसने पकौड़े खाए और फिर पता है क्या हुआ? उससे वो पकौड़े इतने अच्छे लगे कि उसने झट से अपनी जेब से 500-500 के 2 नोट निकाले और मुझे इनाम दिया। अरे वाह, 1000 रुपए? अरे हाँ, पूरे 1000 रुपए। और फिर आगे तो सुनो। थोड़ी देर बाद मैनेजर साहब मेरे पास आए और बोले, अम्बा, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ क्लीनिंग डिपार्टमेंट में हो, लेकिन तुमने जो पकौड़े बनाए थे वो सच में बहुत लाजवाब थे। तो कल से तुम क्लीनिंग में नहीं बल्कि कुकिंग सेक्शन में काम करोगी और तुम्हें मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 25,000 कर रहा हूँ। क्या कहा? 25,000? हाँ अम्मा, आपके आशीर्वाद से देखो ना क्या चमत्कार हो गया। तूने तो कमाल कर दिया अम्बा। अरे इतने पैसे कमाने में तो मुझे कई महीने लग जाते हैं। हाँ, एक बात और है। अब क्या रह गया अम्बा?
कल सुबह सब तैयार हो जाना है। पर क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ अम्मा। अगली सुबह अम्बा अपने होटल पहुंची और वहाँ एक मेज के आसपास सबको बिठा दिया और फिर अम्बा ये तू कहाँ ले आई हमें? अरे कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। अपने मैनेजर सर से पूछ कर लाई हूँ, चिंता मत करो, बस आप लोग 10 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर अम्बा वहाँ से चली गई। तभी कुछ देर बाद अम्बा वहाँ कुक की ड्रेस में आई और उसे देखकर हरिया और सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अम्मा, बाबूजी, ये लो मेरे हाथ के पनीर पकौड़े। क्या ये हमारे लिए? हाँ, हमारे मैनेजर सर ने पूछा था कि कुक बनने के बाद सबसे पहले क्या बनाओगी, तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैं फिर से पनीर पकौड़े बनाऊंगी और अपने घर वालों को खिलाना चाहती हूँ। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन सबको यहाँ लेकर आओ और अपने हाथ के पनीर पकौड़े खिलाओ। अब जल्दी से खाकर बताओ तो सही कैसे बनाए हैं। अम्बा ने वाकई बहुत ही अच्छे पनीर पकौड़े बनाए थे। दूसरी तरफ उसके ससुराल वालों ने पहली बार पनीर पकौड़े खाए थे, तो उनकी खुशी का अंदाजा सिर्फ अम्बा ही लगा सकती थी। लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है, अभी उसे बहुत मेहनत करनी थी और अपने ससुराल वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करना था। ये कहानी है जग्गी पकौड़े वाले की। जग्गी की पत्नी सीमा और जग्गी दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। जग्गी के पकौड़े लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। जो एक बार उसकी दुकान में आता है वो बार बार आना चाहता है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, एक बार खाओगे बार बार आओगे। राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकौड़े खाने का मन हुआ तो वे नुक्कड़ के पकौड़ों की सबसे फेमस दुकान यानी जग्गी पकौड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले। आज सही समय पर निकले हम दोनों, नहीं तो जब तक जग्गी की दुकान पर पहुंचते थे उसकी दुकान के सारे पकौड़े खत्म हो जाते थे। आज तो जमकर पकौड़े खाऊंगा। जग्गी के मिर्च वाले पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई कि क्या बताऊं यार। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी, उस रोज मैं उसके लिए जग्गी के पकौड़े ले आया। अरे राजू भाई क्या बताऊं, एक वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, नाराज होना तो छोड़ ही दो। राजू और दिनकर बातें करते हुए जग्गी की दुकान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। तभी उन्हें दूर से जग्गी की दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। अरे दिनकर भाई, कहीं आज भी हम लोग लेट तो नहीं हो गए? देख रहे हो जग्गी की दुकान के बाहर लोगों की भीड़। दिनकर दुकान की ओर देखता है, लेकिन एक बात उसे अजीब सी लगती है। उसने देखा कि दुकान के बाहर जितने लोग थे लगभग सभी के हाथ में डंडे थे, कुछ ने पत्थर भी उठा रखे थे। अरे राजू भाई, भीड़ तो दिख रही है, लेकिन भीड़ में लोगों ने डंडे और पत्थर क्यों उठा रखे हैं? कहीं कोई गड़बड़ है क्या? उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभी गुस्से में कह रहे थे, मारो मारो मारो, इसे छोड़ना नहीं है, मार इसको, मार मार। उसके बाद दिनकर और राजू ने देखा कि वहाँ खड़ी भीड़ जग्गी को दुकान से खींचकर बाहर निकाल रही है। बाहर निकल, बाहर निकल, निकल। आज हम तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वो सजा देंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर भीड़ में खड़े एक आदमी ने डंडे का जोर का प्रहार जग्गी पर किया। जग्गी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद तो कई लोग डंडे से उसे मारने लगे। उसके सिर से खून निकलने लगा। वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? हैं? तुम्हारे जैसे बेशर्म पकौड़े वाले को छोड़ना मतलब तुम्हें गलत काम करने की छूट देना। ये कहकर भीड़ में से ही एक आदमी ने अपने हाथ में लिया पत्थर उठाया और उसकी ओर तान दिया। ये देखकर जग्गी दुकान से निकलकर तेजी से भागने लगा। ये लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। जग्गी आगे आगे भाग रहा था और गुस्साई भीड़ उसके पीछे। राजू और दिनकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जग्गी के पीछे पड़े हैं। लोग उसे बेशर्म पकौड़े वाला क्यों कह रहे हैं? लोगों के इस तरह जग्गी पर भड़कने का कारण समझने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 410, 430, 490, 500, आज की कमाई 500। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो तेरे लिए चांदी की पायल बनवा दूंगा। अजी मुझे पायल वायल नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो गहने की रट लगाए रहती है। हाँ गहने मुझे चाहिए, लेकिन ईमानदारी के पैसे से। अरे तो मैं कौन सा स्मगलिंग कर रहा हूँ, ईमानदारी से ही तो पैसे कमा रहा हूँ। देखिए जी, ये आपको भी पता है आप कैसे पैसे कमा रहे हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर बवाल हो जाएगा, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। अरे तू चुपचाप रह, फालतू की बड़बड़ मत कर। मुझे जैसे बेचना है पकौड़े मैं वैसे ही बेचूंगा।
जग्गी बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो पकौड़े तो बेचता था, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से। वो पकौड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल के तले दबाता और फिर पकौड़ियां तलता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। ये हो गए पकौड़े के गोले तैयार। अब इसे दबाता हूँ अपने गंदे बदबूदार बगल के तले। ये लो, ये दब गया। अब इसे डालता हूँ कढ़ाई में। ये कहकर उसने पकौड़ों को कढ़ाई में डाला। कढ़ाई से निकलने के बाद उसने पकौड़ों की ओर गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये लो, ये हो गए मेरे असली पकौड़े तैयार। सीमा, मुझे और बेसन दे, मुझे पकौड़ों के और गोले बनाने हैं। सीमा अपने पति को हर दिन ये गंदी हरकत करते देखती और उसे टोकती, लेकिन वो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता था। अरे ये तो क्या हर दिन चिक चिक करती रहती है, हैं? क्या करती रहती है? मैं कोई गलत नहीं कर रहा। ये तो किताबों में लिखा है कि पसीने की कमाई का मोल ही अलग है, और मैं तो पसीने की ही तो कमाई कर रहा हूँ। मेरे बगल के, यानी मेरे बगल के पसीने की कमाई। अरे वही तो पकौड़ों में स्वाद भर देते हैं और लोग बार बार हमारी दुकान में आते हैं। ले तू भी खा मेरी पसीने की कमाई के पकौड़े। मुझे नहीं खाने आपके पकौड़े, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ, आप ये बेशर्मी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये एक दिन आप पर ही भारी पड़ेगी। लेकिन जग्गी पर अपनी बीवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी बेशर्मी जारी रखता और अपने ग्राहकों को, जो उस पर इतना विश्वास करते थे, उन्हें पसीने से सने गंदे पकौड़े देता। समय इसी तरह बीत रहा था और जग्गी की बेशर्मी भी जारी थी। इस बीच सीमा गर्भवती हो गई। सीमा बहुत खुश थी। जग्गी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश था। वाह सीमा वाह, देख रही हो भगवान की कृपा कैसे भर भर कर बरस रही है हम पर। हाँ देख रही हूँ, तभी तो आपको कहती हूँ अब तो वो काम छोड़ दीजिए, अब हमारा बच्चा आने वाला है। अरे तो फिर से शुरू हो गई। तुझे क्या दिक्कत है, हैं? क्या दिक्कत है मेरी तरक्की से? कभी कभी तो लगता है कि तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार फिर से जग्गी ने अपनी पत्नी सीमा को चुप करा दिया और अपनी बेशर्मी में लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम कितनी भी चतुराई से आप करें, एक न एक दिन आपका भेद खुल जाता है और फिर उसके बाद आपको उन सारे पुराने गुनाहों का भी हिसाब देना होता है जो आपने किया होता है। एक दिन की बात है, जग्गी पकौड़े बनाने के लिए पकौड़ों के गोलों को अपने बगल के नीचे दबा रहा था और धीरे धीरे कढ़ाई में डाल रहा था। तभी दूर खड़े एक आदमी की नजर उसकी इस हरकत पर गई। अरे ये पकौड़ी वाला जग्गी क्या कर रहा है भाई, है? अरे छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है इसकी इस हरकत को देखकर। उसने चुपके से जग्गी का वीडियो बना लिया और फिर उसकी दुकान पर गया। ओए जग्गी, तू तो बड़ा बेशर्म है? तुम्हारे ग्राहक तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तू उन्हें गंदे पकौड़े खिलाता है? गंदे पकौड़े? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ज्यादा भोले मत बन और सच सच बता, तू पकौड़ों को तलने से पहले उसे अपने बगल के नीचे दबाता है ना? छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? भला ऐसा कौन करता है? मैं तो पूरी सफाई से अपना काम करता हूँ। क्यों सीमा, बताना साहब को। सीमा ने जग्गी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे झुका लिया। वो ग्राहक समझ गया कि जग्गी इस तरह उसकी बातों को नहीं मानेगा। उसने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। जिसने भी उस वीडियो को देखा उसे उबकाई आने लगी। छी छी छी, बाप रे, मैंने भी तो इसके यहाँ के पकौड़े खाए थे। वो ऐसे पकौड़े बनाता है? इस तरह से तो वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। वो वीडियो 1 से 10, 10 से 100 और 100 से फिर लाखों लोगों तक पहुंचकर वायरल हो गया। उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वे सभी जग्गी की दुकान पर डंडे और ईंट पत्थर लेकर पहुंच गए। आज छोड़ना नहीं इसको, इसकी सारी बेशर्मी आज हम निकाल देंगे, मार देंगे इसे। हाँ, आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक बार फिर से सभी उसकी पिटाई करने लगे। तभी उसकी पत्नी सीमा भागती हुई वहां आई और लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इनकी गलती माफ करने के लायक नहीं है। इन्होंने आप लोगों के विश्वास का खून किया है, आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन आप लोग इन्हें मार देंगे तो मेरा बच्चा जो अभी मेरी कोख में है, उसके सिर से पिता का साया उठ जाएगा। भगवान के लिए मेरे कोख के बच्चे पर रहम कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। एक गर्भवती औरत की गिड़गिड़ाहट को सुनकर लोगों का दिल पसीज गया और उन्होंने इस वादे के साथ जग्गी की जान बख्शी कि भाई कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें छोड़ तो रहे, लेकिन अब कभी इस तरह और इस जगह पकौड़े ये नहीं बेचेगा। इसे ये जगह छोड़नी होगी। सीमा ने उनसे वादा किया। जग्गी को वो जगह छोड़नी पड़ी। जग्गी को बार बार उसकी गलतियों के लिए आगाह किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और एक दिन उसी आदत के कारण न सिर्फ उसकी जान पर बनाई, बल्कि उसे अपनी वो जगह भी छोड़नी पड़ी जहाँ उसकी दुकान बहुत चलती थी। आज जग्गी जहाँ भी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करता है, उसके पुराने कर्म उसकी राह में आ जाते हैं। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।